हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जो है हम लोगों ने पूरा फिनिश कर दिया है। 3 पार्ट हम लोगों ने देखे इसके। उन 3 पार्ट को देखने के बाद मैंने आपको आज केस स्टडी करानी है। इस चैप्टर के काफी सारे अच्छे अच्छे केस स्टडीज जो पास्ट ईयर एग्जामिनेशन में भी आ चुके हैं, उन सारे केस स्टडीज को आज डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और एक रिक्वेस्ट है बस आप लोगों से, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर फिनिश तभी होगा जब इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्कर जितने भी क्वेश्चन है वो आप बना लोगे। वो 30 डेज प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। तो हर एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट करके चलो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब केस स्टडीज क्या है, आप भी पढ़ के थोड़ा सा समझना कि केस स्टडी क्या कहना चाह रहा है। और मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से सिर्फ इतनी है कि अगर आपको चैप्टर पूरी तरीके से आता है तभी इस केस स्टडीज को बनाना आप, मतलब चैप्टर, क्योंकि फिर आपको ना डिमोटिवेट हो जाओगे आप कि यार समझ नहीं आ रहा, केस स्टडी बन नहीं रही। तो जब तक पूरा आपको चैप्टर अच्छे से ना पता हो, 3 की 3 वीडियो ना देखी हो, तो प्लीज इसको फिर अगर आपको आता है तो ही बनाओ। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है। चलो चेक करते हैं। किरण इंडस्ट्रीज इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर बनाती है किरण इंडस्ट्रीज कंपनी जो है। द कंपनी चूज टू डाइवर्सिफाई, ध्यान रखना, डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन टू इंप्रूव इट्स ग्रोथ पोटेंशियल। यानी कि अपना जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। जैसे मान लो पतंजलि आया शुरू में, दंत कांति लाया, उसके बाद क्या एलोवेरा जूस लाया, उसके बाद लीची जूस, उसके बाद जूस के अलावा फिर साबुन हो गया, शैम्पू, हर चीज लेके आया, नए नए प्रोडक्ट लेके आया, ठीक है। और इंक्रीज मार्केट शेयर, मतलब मार्केट में शेयर इंक्रीज किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनका प्रोडक्ट यूज कर पाए। एज द प्रोजेक्ट वॉज इंपोर्टेंट, मेनी ऑल्टरनेटिव वर जनरेटेड फॉर द पर्पस एंड वर थोरली डिस्कस। अलग अलग ऑल्टरनेटिव को मतलब कि डिस्कस किया किस तरीके से हम अपने गोल को अचीव कर पाए अमंग द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर इवैल्यूएटिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव, सुखविंदर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सुखविंदर जो है वो एमडी है, decided that they should add home interior and furnishing as a new line business। यानी कि एक नया प्रोडक्ट, नया बिजनेस अपने मार्केट में, मतलब कि अपने बिजनेस के साथ जोड़ना चाहते हैं कि अब हम होम इंटीरियर का भी सामान बनाएंगे। समझ रहे बात को, होम इंटीरियर्स का भी सामान बनाएंगे, फर्निशिंग का सामान अब हम बनाएंगे। तो नेम द फ्रेमवर्क, कौन सा फ्रेमवर्क है, विच द डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है उसको कौन सा फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना चाहिए टू इनेबल इट टू द कोप विद द इमर्जिंग कॉम्प्लेक्सिटी, गिविंग वन रीजन टू सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर 2015 क्वेश्चन है और उसके 2 ड्रॉबैक यानी कि लिमिटेशन बताना है। देखो इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिवीजन स्ट्रक्चर। और मैंने कहा था जब भी आप एक न्यू लाइन प्रोडक्ट ऐड करते हो तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट है वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो सही आंसर क्या होगा इसका, डिविजनल, क्योंकि यहां पे फंक्शन की बात नहीं हो रही, यहां पे प्रोडक्ट की बात हो रही है। और डिविजन स्ट्रक्चर में क्लास आप इजीली नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। तो आंसर से क्या होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर इसका आंसर होगा। अगर हम बात करें रीजन की, तो रीजन में आप क्या लिखोगे, क्योंकि एक डिवीजन स्ट्रक्चर में क्या होता है, एवरी प्रोडक्ट हैज अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। हर प्रोडक्ट का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट को बांटा जाता है। तो अगर आप न्यू प्रोडक्ट यहां पे ऐड करोगे तो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट विल नॉट अफेक्टेड, एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट को कोई अफेक्ट नहीं होगा, कोई इंप्लीकेशन नहीं आएगा और अपना ग्रोथ आप इजीली कर पाओगे न्यू लाइन प्रोडक्ट को ऐड करके। इसका रीजन हो गया। और अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो डिवीजन का ड्रॉबैक क्या है कि जो डिपार्टमेंट है वो अपने प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक्सपर्ट होना चाहते हैं, जो होल ऑर्गेनाइजेशन का प्रोस्पेक्टस है वो सी नहीं करते। दूसरी बात क्या होता है कि फंड एलोकेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े होते हैं कि जब जो इंडस्ट्री फंड एलोकेट करेगी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए तो वहां पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है और काफी पैसा भी चाहिए इसके अंदर। तो एनी टू, कोई भी 2 लिमिटेशंस आप उसके अंदर लिख सकते हो। ओके, तो ये समझ आ गया ना किस तरीके से। देखो इस पूरे चैप्टर में फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इन्हीं में से केस स्टडीज होंगी। समझ रहे हो बात को। तो आप ध्यान रखना, डाइवर्सिफाई ऑर्गेनाइजेशन की बात कहीं भी की जाए तो वो डिवीजन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। चलो सेकंड, आप वीडियो पॉज करके खुद भी चेक कर सकते हो। एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है क्लास, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चेक करते हैं क्या है। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्विंग मशीन, सिलाई मशीन बनाती है, 1946 फॉलो द फॉर्मल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। यानी कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, फॉर्मल। आपको सिखाया था ना फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। It is facing lot of problems such as delay in decision making, decision making में देरी होती है,
एज अ रिजल्ट इट इज नॉट एबल टू अडॉप्ट द चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट, यानी कि कोई भी मार्केट में चेंज आया, एनवायरमेंट में कोई भी चेंज आया तो उसको अडॉप्ट ये नहीं कर पाते। द वर्क फोर्स इज नॉट ऑल्सो नॉट मोटिवेटेड, जो वर्क फोर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, दे आर नॉट मोटिवेटेड। द प्रॉब्लम ऑफ रेड टेपिज्म एंड एम्प्लॉयज टर्नओवर इज हाई, यानी कि एम्प्लॉयज का डिससैटिस्फैक्शन और एम्प्लॉय को छोड़ के चले जाना बहुत ज्यादा हो रहा है। इस तरीके से एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। यू आर एडवाइज द कंपनी विद रिगार्ड टू चेंज इट शुड ब्रिंग अबाउट इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू ओवरकम द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इट। तो बताओ क्या चेंज करोगे आप, गिव द रीजन इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिट इट डिराइव फ्रॉम द चेंजेस सजेस्टेड बाय यू। In which sector can the company diversify, keeping in mind declining the market for product the company is manufacturing? तो आप मुझे बताओ कि इसमें पूछा क्या है। देखो, आपको पता होगा फॉर्मल का मेरिट डीमेरिट पढ़ा होगा आपने, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का भी मेरिट डीमेरिट पढ़ा होगा आपने। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सिर्फ काम की बात होती है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन में क्या आता है, डीले आता है, डीले। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन फॉलो होता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन में डिले होता है, देरी होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा, कंपनी को क्या अडॉप्ट करना चाहिए, इनफॉर्मल के फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको कंपनी को फॉलो करना है और आपको इस क्वेश्चन में इसके मेरिट्स लिखने हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से क्या होगा, डिसीजन मेकिंग जो है फास्ट हो जाएगा, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे और डिससैटिस्फैक्शन नहीं होगा, वो कंपनीज को छोड़कर नहीं जाएंगे। दे आर गेटिंग सोशल सेटिस्फैक्शन और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको ये बातें लिखनी है, आपको जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में पॉइंट्स लिखने हैं, आप इसको नॉर्मली एक पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हो। बट हाँ, पहला पार्ट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा पार्ट उसके मेरिट्स, फिर आप इस केस स्टडी को रिलेट करके अपने आंसर्स को 2 या 3-4 लाइन में कंक्लूड करोगे कि अगर सिर्फ काम ही काम कराओगे तो एम्प्लॉय डिससैटिस्फाई हो जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं, बीच बीच में उसको इंटरवल मिलना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट यू एडवाइस, सो एज पर योर एडवाइस द कंपनी मस्ट फॉलो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और उसके मेरिट। ओके, चलो नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जरा चेक करते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। ओके, चलो अच्छे से समझना जरा। सीता और गीता ट्विन सिस्टर हैं, ठीक है, जुड़वा बहनें हैं सीता गीता। आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स इन जर्नलिज्म में कोर्स करने के बाद बोथ ऑफ देम ज्वाइन लीडिंग न्यूज़पेपर कंपनी, एक अच्छी कंपनी में इन्होंने ज्वाइन किया एज अ सब एडिटर, यानी कि एडिटर के नीचे रहते हैं सब एडिटर्स, और काफी अच्छी पोस्ट है, यहाँ इन्होंने ज्वाइन किया। ओवर द इयर्स ड्यू टू देयर हार्ड वर्क दे आर प्रमोटेड टू पोस्ट ऑफ चीफ एडिटर। तो अच्छी मेहनत उन्होंने करी कई साल तक, जिसकी वजह से उन दोनों को क्या किया, चीफ एडिटर के पोस्ट पे प्रमोशन कर दिया इन डिफरेंट डिवीजन, यानी डिवीजन जो है वो अलग अलग है, ऑब्वियस है, 2 लोग हैं तो दोनों को अलग अलग डिवीजन में चीफ एडिटर बना देगा। However, जबकि the way of their functioning is totally different, दोनों का जो फंक्शन है वो बिल्कुल अलग है। सीता believe in capability of her subordinate। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग बिल्कुल दिमाग के दरवाजे खोल लो, यहां पे वो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आपको। सीता बिलीव इन कैपेबिलिटी ऑफ हर सबॉर्डिनेट, सीता बिलीव करती है सबॉर्डिनेट्स की कैपेबिलिटीज के ऊपर। और आपने मेरी कल की वीडियो अगर देखी है, जो मैंने कल अपलोड किया था ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 3, जहां पे मैंने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन के बीच डिफरेंस सिखाया आपको, तो जरूर आप पकड़ लोगे इस बात को। मैं आपसे पूछूंगा अभी, सीता बिलीव करती है कि जो सबॉर्डिनेट है वो कैपेबल है, काम को कर पाएंगे, देयरफॉर फॉलोज पॉलिसी ऑफ सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। ध्यान रखना, पहली बात सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी इन ऑल लेवल, और दूसरी बात क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट। ठीक है, मैं बाकी सब हटा देता हूं, यही मुझे 2 काम की चीज चाहिए। ठीक है, ये तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कैपेबिलिटी ऑफ हर सबॉर्डिनेट और दूसरा है सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, ये दोनों। और गीता क्या बिलीव करती है, गीता प्रिफर टू फंक्शन थ्रू स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड रिटेन ऑल द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद हरसेल्फ। सारे के सारे अथॉरिटी वो अपने पास रखना चाहती है। तो आप मुझे बताओ कौन इसमें in the above context state the concept used by Sita, which concept is Sita using or Gita is using, or any difference between the both the concept। okay, तो आप मुझे बताओ, सीता कहती है कि कैपेबिलिटी अच्छी है सबऑर्डिनेट की, वो काम कर लेंगे और सब लोगों में काम को बांट जाता है। क्लास सीता जो है वो कॉन्सेप्ट बिलीव करती है डिसेंट्रलाइजेशन। ध्यान रखना,
आपको समझाया था मैंने डिसेंट्रल। देखो जब भी ये लाइक अभी कहीं भी कितना भी केस स्टडी आ जाए, जब भी बात होगी ना कि आपके वर्कर जो हैं आप उन पे बिलीव करते हो इसलिए उनको काम देते हो, ध्यान रखना। दो बातें सुनो अच्छे से। पहली बात, आप वर्कर पे बिलीव करते हो आप, और फिर उनसे काम कराते हो, उनको अथॉरिटी को डिस्पर्स करते हो, उनको पावर देते हो, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। और जब ये बोले कि मैनेजर अकेला काम नहीं कर पाएगा, मैनेजर को टारगेट मिला है और वो नीचे लेवल पे दे रहा है, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। क्यों कंफ्यूजन यही तो है ना आप लोगों के, डेलीगेशन कैसे पहचाने के स्टडी में, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे पहचाने। तो जब बात होगी सब लोगों को बांट दिया, जब बात होगी सिलेक्टिव डिस्पर्सल, कैपेबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट का इनिशिएटिव, तो समझ जाना क्लास वहां पे आप बात कर रहे हो डिसेंट्रलाइजेशन की। और जहां बात होगी कि मैनेजर को इतना काम मिला और उसने नीचे दिया, काम मिला दिया, ध्यान रखना, इतना काम मिला और इतना ऑर्डर मिला वो दिया, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। अकेला कुछ काम नहीं कर पाएगा, ओवरबर्डन हो जाएगा, इसलिए वो नीचे लेवल पे काम बांटता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि वो जानता है सबॉर्डिनेट कर पाएंगे इसीलिए वो काम बांटता है। डेलीगेशन में ओवरबर्डन की वजह से काम बांटता है, ध्यान रखना, ये चीजें काम आएंगी आपको। दूसरी बात, जब गीता अपने पास सारा कंट्रोल रखती है तो जो गीता है उसका आएगा सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में हम अपने पास रखते हैं पावर्स को, डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोग पावर को नीचे लेवल पे डेलीगेट कर देते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसका डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस बहुत ही सिंपल है सेंट्रलाइजेशन का और डिसेंट्रलाइजेशन का। तो सबसे पहले आप इसको तो एक तो आप लिख सकते हो इसकी मीनिंग, ठीक है, आप मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूं आपको, आप एक मीनिंग लिख सकते हो। इसके अलावा आप लिख सकते हो अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी किसके पास रहता है? टॉप लेवल के पास। डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी किसके पास रहता है? एवरी लेवल, हर किसी के पास रहता है। अगर हम बात करें कि मतलब कि मैनेजर जो है वो लेस, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन में लेस फ्रीडम है, यहाँ पे फ्रीडम जो ज्यादा, तो आप यहाँ फ्रीडम वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो अथॉरिटी के बाद, ठीक है। इसके सुटेबल की बात करें तो जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वहां तो आप सेंट्रलाइजेशन कर सकते हो, अगर इसकी सुटेबिलिटी की बात की जाए। और आप डिफरेंस देख लेना किताब में यार, डिफरेंस मिल जाएगा। और सुटेबल यानी कि जो सेंट्रलाइजेशन है वो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है आपका तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स का। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से चलो स्टडी करते हैं। ओके, आप भी वीडियो पॉज करके खुद भी समझ सकते हो, बता सकते हो। देखते हैं। समीर गुप्ता स्टार्टेड अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी डोनीरा लिमिटेड, ये नाम है डोनीरा लिमिटेड, टू मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकल मोबाइल फोन फॉर द इंडियन रूरल मार्केट विद 15 एम्प्लॉइज। 15 एम्प्लॉइज के साथ इन्होंने बोला कि हम लोग मोबाइल फोन को डील करेंगे। द कंपनी डिड वेरी वेल इन इट्स इनिशियल ईयर, शुरू में कंपनी ने काफी अच्छा किया, एज द प्रोडक्ट वाज गुड, प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, एंड मार्केटेड वेल, अच्छा ऐड किया उसका, द डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट वेंट अप, डिमांड जिसकी वजह से क्या हो गया, बढ़ गया। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन द कंपनी डिसाइड टू रिक्रूट एडिशनल एम्प्लॉइज, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज्यादा एम्प्लॉइज की दरकार है, जरूरत है, उनको हायर किया। समीर गुप्ता who was earlier taking all the decision for the company had to selectively, याद आया कुछ अभी थोड़ी देर पहले पता था, सिलेक्टिव डिस्पर्सल जब भी आए, सबऑर्डिनेट की कॉम्पिटेंस को चेक करने की बात जब भी आए, उनसे काम कराने की बात जब भी आए, उन पे भरोसा रखने की बात जब भी आए, तो क्या बोलते हैं उसको आगे बताना अभी रुक के। He believed that the subordinates are competent, बताया था ना, subordinate competent है, capable है, resourceful and can assume the responsibility for effective implementation of their decision. This paid off and company was not able to increase its production but also expand its product range. तो production तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, range जो है, product range जो है बढ़ेगा। Identify the concept used by Sameer Gupta through which he was able to steer his company to great heights. कंपनियों को ऊंचाई तक ले जाने के लिए समीर गुप्ता ने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया और उसके 3 इंपोर्टेंस। कॉन्सेप्ट था क्लास, क्या बताओ कॉन्सेप्ट कौन सा था, आपको समझाया था ना, जहां पे बात की सिलेक्टिव डिस्पर्सल मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, और इंपोर्टेंस में मेरे एफबी याद है, ट्रिक सिखाया था। चलो मेरे साथ साथ रिवीजन कराओगे आप, और कमेंट जरूर करना जिस बच्चे को अभी तक ये याद रहा, मैं भी देखना चाहता हूं कितने लोग जो हैं कंटिन्यूअस मेरे साथ एफर्ट कर रहे हैं। एम से क्या होता है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, और इफेक्टिव मैनेजमेंट, फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ और बेटर कोऑर्डिनेशन। वेरी गुड। प्लीज लाइक करना वीडियो को अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है चीजों को समझने में, और कमेंट जरूर करना, और ऐसे शेयर करना मत भूलना। जब आप लोग शेयर करोगे इसे तो ज्यादा लोगों की मदद होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर अमन चंद्रा, काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको एक साथ रखते हैं, इसको ये लो, चलो यहीं तक रखते हैं फिलहाल। चलो चेक करते हैं, और आप इसका आंसर वीडियो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो कि क्या है इसका अंदर। ओके,
अमन चंद्रा स्टार्टेड बुल्सआई, अ कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, यानी कि साइबर सिक्योरिटी जो साइबर क्राइम होता है इंटरनेट पे उसको रोकने के लिए काम करती है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट करना, रोकना, डिटेक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना साइबर अटैक एंड प्रोटेक्ट द क्रिटिकल डेटा। जो डेटा आपके पास है, आपके सिस्टम पे जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करेगा साइबर अटैक से। ही वॉज अ हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये इंजीनियर है एंड एक्सपर्ट इन साइबर सिक्योरिटी, और अपने काम में काफी एक्सपर्ट भी है। His reputation grew by leaps bounds as he was not only a professional of integrity but also did hard work with utmost honesty and sincerity. The business started growing day by day. यानी कि अमन चंद्रा की ईमानदारी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, उनकी सिंसियरिटी की वजह से उनका ऑर्गेनाइजेशन काफी ग्रो कर रहा है। He was delighted when he was offering a big project by Ministry of Defense. तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया उनको, ये बहुत खुशी की बात है। While working on the project, he found that the volume of work made it impractical for him to handle. अब ये सुन लो अच्छे से। अभी तक मैंने कहा था डिस्पर्सल, सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, कॉम्पिटेंसी या बिलीव करते थे हम लोग सबऑर्डिनेट्स पे, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन था। लेकिन जब बात यहां पे आ रही है कि वो उसको एक काम मिला, याद है अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने कि उसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, बट ही इज मतलब कि ही वाज अनेबल टू डू सो, यानी वो अकेले नहीं कर पाएगा उस काम को, तो उसने ऑल द वर्क हिमसेल्फ डिसाइड टू एक्सपैंड दैट टीम, अपनी टीम में कुछ लोगों को ऐड करने का सोचा। द कंपनी मेंटेन अ क्लोज लाइजन यानी कनेक्शन विद द लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज, एक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से उसने क्या किया, ईशान और वृंदा की प्लेसमेंट हुई और उनको अपॉइंट किया काम करने के लिए। ही वाज फाउंड दैट द न्यू एम्प्लॉय इज कैपेबल, enthusiastic and trustworthy. Aman Chandra was thus able to focus on objective and with the help of Ishan and Bindra, the project was completed on time. तो उन दोनों की मदद से प्रोजेक्ट को टाइम पे पूरा किया गया। यहाँ पे सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी नहीं हुआ है। Not only this, the Aman Chandra was able to expand his area of operation. On the other hand, Ishan and Brinda also got opportunity to develop and exercise initiative. तो आपने ये देखा कि जो डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस थे वही इसमें डिस्कस किया जा रहा है। तो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, डेलीगेशन। अगर सिलेक्टिव डिस्पर्सल होता तो मैं जरूर लिखता कहीं उसको डिसरिलेशन, लेकिन ये क्या है क्लास, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, डेलीगेशन है, ठीक है, डेलीगेशन। और 4 पॉइंट्स आपको बताना है, आइडेंटिफाई द अबव, यानी कि इसके डेलीगेशन के 4 आपको पॉइंट बताना है। तो कोई भी 4 इंपॉर्टेंस लिख सकते हो, मैंने बता दिया था आपको, MERE और FB, ये आपको 6 पॉइंट है, कोई भी 4 पॉइंट यूज कर सकते हो। ओके, तो जहां पे बात किया काम किया जा रहा है वो खुद हैंडल नहीं करते। देखो डेलीगेशन इसलिए करते हैं, हम हैंडल नहीं कर पाते, डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए करते हैं, यार एम्प्लॉयज हैं तो काम तो करेंगे ही ना उसको, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको मजा आ रहा होगा केस स्टडीज में, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन मैं केस स्टडी आपको काफी सारे करा दूंगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी सिंसियर स्टूडेंट देख रहे हैं, वीक स्टूडेंट देख रहे हैं, यार वो आप घर पे बनाओ, जितने ज्यादा केस स्टडीज को बनाओगे ना उतना आपको बेटर होगा, वहां पे अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। टाइम है अपने पास तो डेली 3-4 घंटे जो है अपना डेली पढ़ाई पे दिया करो आप लोग। ओके चलो, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हैव बीन कॉमन एंड क्वाइट हाई इन इंडिया। आपको पता है कि आपके घर पे बिजली का कितना फ्लक्चुएशन रहता है। They harm our electrical appliances like televisions, refrigerators and AC, often leaving them in a permanently damaged condition. तो वोल्टेज अप एंड डाउन होने की वजह से ये सारा हमारा जो वो है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनको खराब कर सकते हैं। एनगार्ड एक कंपनी का नाम है, एनगार्ड कंपनी डिसाइड टू मैन्युफैक्चर स्टेबलाइजर्स फॉर नॉर्थ इंडिया वेयर द वोल्टेज फ्लक्चुएट, जहां पे उन लोगों के लिए नॉर्थ इंडिया में जहां पे 220 से 230 वाट का वोल्टेज रहता है। वंस द डिमांड फॉर नॉर्थ इंडिया वाज टेकन केयर ऑफ, दे डिसाइड टू लॉन्च स्टेबलाइजर फॉर वेरिंग वोल्टेज। 90 से 260 वोल्टेज जो है उसका वाट का वोल्टेज का ये लोग बनाएंगे स्टेबलाइजर फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन इन द अदर रीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो यानी कि इंडिया के अदर रीजन में भी ये क्या करेंगे, स्टेबलाइजर बना के बेचेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक अप डाउन होता रहता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होता है। 3 engineers appointed south, west and east region in India as the voltage was different in all 3 region। तो 3 इंजीनियर को अपॉइंट किया गया क्योंकि तीनों रीजन में अलग अलग रीजन से, क्योंकि तीनों रीजन में जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है वो अप एंड डाउन अलग अलग है, तो उनको बेहतर पता होगा उस रीजन से, इसीलिए उनके लिए अपॉइंट किया गया। थ्रू ऑल द इंजीनियर वाज अपॉइंटेड टू मैन्युफैक्चर स्टेबलाइजर बट द प्रोडक्ट डिफर्ड फ्रॉम रीजन टू रीजन, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो अलग जो है वो रीजन टू रीजन डिफरेंट है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एनगार्ड कंपनी। तो स्ट्रक्चर पूछा है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो 2 होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो तो फंक्शनल होता है या डिविजन होता है। तो आपको पहचानना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, फंक्शनल है या डिविजनल है, और 2 एडवांटेज और 2 डीमेरिट, आपको इनके मेरिट डीमेरिट बताने हैं। तो बताओ फंक्शनल है या डिविजनल। देखो जब भी प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो तो डिविजनल, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में आप मुझे बता दो प्रोडक्ट तो एक से ज्यादा है ही नहीं ना, समझ रहे हो बात को, प्रोडक्ट एक से ज्यादा नहीं है, वो एक से ज्यादा
फंक्शन की बात कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शन की बात हो रही है। 3 इंजीनियर्स आर अपॉइंटेड, द वोल्टेज वाज डिफरेंट इन ऑल 3 रीजन। तो जो सबका फंक्शन जो है इसके अंदर अलग अलग होगा। तो ये जो आंसर होगा इस क्लास इसका होगा फंक्शनल, और फंक्शनल के आपको मेरिट लिखने हैं और उसके दो मेरिट और 2 डिमेरिट लिखने हैं। क्लियर है यहां तक क्लास? तो ये स्टेबलाइजर बनाना चाहते हैं और अलग अलग रीजन के हिसाब से फंक्शन जो होगा उनका अलग अलग होगा। तो इसका आंसर होगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और फंक्शनल के मेरिट डिमेरिट तो आपको पता है क्लास की, जैसे आपने एक ही फंक्शन में एक्सपर्ट हो जाना, ठीक है, एक ही काम की ट्रेनिंग देना, ऐसे इसके मेरिट डिमेरिट आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, यहाँ पे ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन जरूर देखना इसके बाद वाला, उसके अंदर मिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के साथ मैंने एक चैप्टर और ऐड किया है, तो वो आपको मुझे बताना है कौन सा चैप्टर ऐड किया है। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म करण स्टार्टेड ओन ट्रैवल एजेंसी। करण ने क्या किया? तो आप ना किसी को पढ़ते हो तो उसको समझते हो, जब समझते हो तभी अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। कई बच्चों को यार ढंग से पढ़ के समझना ही नहीं आता, तो यार उनको चाहिए प्रैक्टिस, डू मोर प्रैक्टिस। इन अदर टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हिज बिजनेस ही डिसाइड टू क्रिएट 14 जॉब पोजीशन डिवाइडेड इनटू 4 डिपार्टमेंट। 14 जॉब पोजीशन को 4 डिपार्टमेंट बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में हैंडलिंग कर देता हूं, फंक्शंस नेमली front office department including online queries, reservation department for airways, railways and roadways, accommodation booking department and securing payment department। तो अलग अलग इन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट में बांट दिया 4 फंक्शन के अकॉर्डिंग। जो मतलब कि अकोमोडेशन के लिए हो गया, अकोमोडेशन डिपार्टमेंट में जो ऑनलाइन क्वेरीज करेंगे ऑनलाइन क्वेरी डिपार्टमेंट में होंगे, तो उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़ा को अवॉइड करने के लिए ही डिसाइड टू स्पेसिफाई क्लियर द लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉब पोजीशन। तो इन्होंने क्या किया, लाइन ऑफ अथॉरिटी बांट दी, किसके पास क्या क्या पावर है और किसका कौन सा एरिया है, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। तो आप साफ साफ देखो इन्होंने क्या किया, फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटा। तो विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग डिस्क्राइब इन द अबव लाइन। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है मैनेजमेंट का फंक्शन। तो आप पता है ना कि कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं फंक्शनल और डिविजनल में से कोई एक। तो कौन सा फ्रेमवर्क है, जब भी मैंने बोला फ्रेमवर्क की बात होगी तो कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं, बताओ जरा, ये कौन सा फ्रेमवर्क है? फ्रेमवर्क है इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो फ्रेमवर्क है वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। और उसके बाद पढ़ा मैंने टाइप ऑफ फ्रेमवर्क। तो टाइप ऑफ फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, कौन सा टाइप है? फंक्शनल टाइप है इसका, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्रेमवर्क हो गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला पॉइंट है कौन सा फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग, और कौन सा फ्रेमवर्क है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फ्रेमवर्क का टाइप कौन सा है, तो वो क्लास फंक्शनल। अगर ये सी पॉइंट नहीं होता तो मैं ऊपर ही लिख देता फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लेकिन सी पॉइंट साफ साफ टाइप के लिए पूछ रहा है तो वो होगा फंक्शनल। क्लियर है, क्योंकि फंक्शन के अकॉर्डिंग काम को बांटा जा रहा है, ना कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन है और इसे हम खत्म करेंगे। और आप लोगों को मुझे बताना है पुराने किसी चैप्टर का भी है ये क्वेश्चन, तो दोनों चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजिंग का भी है उसका भी। तो आप मुझे बताओ क्या क्या है इसके अंदर। चलो खत्म करते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ लिखा हुआ है, एज द हेड बॉय एंड हेड गर्ल ऑफ प्रक्षय पब्लिक स्कूल। प्रक्षय पब्लिक स्कूल जो है, ठीक है, उसके हेड बॉय हेड गर्ल हैं दीपक चुग और दीपिका चावला have been given responsibility of hosting a teacher day program। एक टीचर डे प्रोग्राम को उनको होस्ट करने के लिए बोला गया हेड बॉय हेड गर्ल के अकॉर्डिंग। इन ऑर्डर टू कंडक्ट द प्रोग्राम इन अ सिस्टमेटिक वे, दीपक एंड दीपिका फर्स्ट कॉल्ड अ मीटिंग। इन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स की मीटिंग बुलाई। देखना अच्छे से समझना, मीटिंग बुलाई। इन द मीटिंग दे डिसाइड अबाउट द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम किस तरीके से बनाया जाएगा। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डिफरेंट अवेलेबल ऑल्टरनेटिव, अलग अलग ऑल्टरनेटिव को सर्च किया एंड चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। यार याद करो जरा, किस मतलब ये किस मैनेजमेंट के फंक्शन में अलग अलग ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करके हम किसी बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर देते हैं। आपको याद आ गया होगा, वेरी गुड। देन द वेरियस टास्क, पहले आंसर कभी मत डिसाइड कर लिया करो, थोड़ा आगे पढ़ा करो, दिमाग में रखो एक कोने में जो आंसर आपके मन में आया है। देन द वेरियस टास्क रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेयर identify and divide the according to the predetermined schedule made by them. After that they group similar activity, एक जैसे काम करने वाले लोग यानी कि फंक्शनल exist in ग्रुप। अलग अलग क्लास ग्रुप बना दिए उन्होंने, क्लास म्यूजिकल ग्रुप यानी कि इंस्ट्रूमेंटल ग्रुप, चोर ग्रुप
एंड कंटेम्परेरी डांस ग्रुप, सबका अलग अलग ग्रुप बनाया और एक जैसा काम करने वाले लोग जो होंगे वो एक ग्रुप में चले जाएंगे, यानी कि फंक्शनल की बात कर रहा है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। देन ईच ग्रुप वाज प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ द काउंसिल मेंबर अकॉर्डिंग टू विद एंड हर स्किल्स ऑफ कॉम्पिटेंसी, यानी कि एक को उसमें क्या क्या है, चार्ज दिया गया कि भाई तुमको अपना स्किल टैलेंट के अकॉर्डिंग तुमको चार्ज दे दिया गया। दिस काउंसिल मेंबर वर टर्न इन्फॉर्म दैट दे हैव टू टेक ऑर्डर एंड विल अकाउंटेबल ओनली टू दीपक एंड दीपिका, सो फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस ग्रुप्स। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट यहाँ पे, और आपको इस कंटेक्स्ट में बताना है कि कौन से फंक्शंस हैं। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर मुझे दो फंक्शन दिखा जो आप समझ गए। पहला, अलग अलग अल्टरनेटिव को इवोल्यूशन करना, उसको स्टडी करके किसी एक को सिलेक्ट करना, और बाकी फंक्शनल और फंक्शनल डिपार्टमेंट में बांट देना, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग करना, यानी कि प्लानिंग हुई फिर ऑर्गेनाइजिंग हुई। डिस्क्राइब 2 पॉइंट्स हाईलाइटेड द इंपोर्टेंस ऑफ ईच फंक्शन। तो आपको करना क्या है इसमें, एक तो प्लानिंग है, प्लानिंग, और एक है ऑर्गेनाइजिंग। तो दोनों के आपको दो दो इंपोर्टेंस बताने हैं। तो प्लानिंग का इंपोर्टेंस जानते हो क्लास आप, क्या करता है, इट प्रोवाइड डायरेक्शन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, आप अपने आप लिख लोगे, आपको सिर्फ केस स्टडी को समझाने का काम था मेरा। तो पहला पॉइंट क्या होता है क्लास इसका, मतलब कि डायरेक्शन देता है। दूसरी बात, रिड्यूस अनसर्टेनिटी। लेकिन इसके अलावा भी आप चाहो तो कोई और पॉइंट चाहो तो वो लिख सकते हो। और ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो वो क्या होता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, अपने काम में क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज्ड। और दूसरी बात क्या है, रोल क्लैरिटी। रोल क्लैरिटी, सबका रोल जो है वो क्लियर रहेगा, किसको क्या क्या रोल मिला है, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने उनको बांट दिया है। तो होप कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर केस स्टडी में थोड़ा बहुत आपको इंप्रूव आया होगा, उम्मीद है पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया, बहुत सारे बच्चे बेल आइकन नहीं दबाते, जिसकी वजह से कोई भी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जब होती है वो मिस हो जाती है, आप तक पहुंचती नहीं, बहुत लेट पहुंचती है। तो प्लीज बेल आइकन जरूर दबा देना। आप सब चेक कर लो कि आपका जो ये एक बेल आइकन बनता है सब्सक्राइब के ऊपर, छोटा सा बेल घंटी बनी होगी, उस घंटी को दबा देना, ऑल लिख देना उसमें, तो इसको आप कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम होगा स्टाफिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।